अगर घर बनाने का आइडिया नहीं है कि कैसे घर बनता है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट सिखा देगी। आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको पहले से सब पता होगा। तो आज की वीडियो में स्टार्ट से एंड तक मैं कंस्ट्रक्शन दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको ड्राइंग बनानी है, कैसे उसका जो चूना मारा जाता है वो मारना है, दरवाजे कैसे लेने हैं, कंक्रीट कैसे करना है, छत कैसे बनाना है, कॉलम कैसे देने हैं, हर चीज इस वीडियो में पता चलेगी। तो शुरू करता हूं वीडियो। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब भी घर बनाना है, मैं कहूंगा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर किसी पे भरोसा मत करो, डायरेक्ट किसी आर्किटेक्ट से एक प्लान बना लो, ड्राइंग बना लो। जब ड्राइंग बना लोगे उसके बाद सब काम इजी हो जाएगा, कोई आपका घर खराब नहीं कर सकता। अगर ड्राइंग अच्छे से नहीं होगी तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो पहला काम ही क्या करना है, ड्राइंग बनाना है, फिर काम शुरू होता है हमारा लेआउट का। प्रॉपर तरीके से करनी है, मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ दिया, वही चूना मारेगा वही करेगा। आपने प्लान देख लिया, ड्राइंग आपने बनवा ली है, उसके बाद आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है अपना। लगा लो किसी का घर है, वहां पे कोई पॉइंट है गवर्नमेंट का, उससे मार्किंग करवानी है, प्रॉपर बेंचमार्क बनाना है, जिससे आपका लेवल भी चले पूरे घर का और आपका पूरा वहां से मार्किंग हो। मतलब जो बुर्जी रहती है, जैसे बुर्जी बनाई जाती है हर एक ग्रिड लाइन पे, तो हर एक ग्रिड लाइन पे आपको बुर्जी बनानी है। देखो प्रॉपर मार्किंग करवाना कि आपकी ग्रिड लाइन कहां जा रही है, कॉलम की पोजीशन क्या आएगी, फुटिंग की पोजीशन। नहीं तो होता क्या है, जब मार्किंग की जाती है मतलब तुक्के से मार्क कर दिया जाता है, और जहां फुटिंग होनी होती है वहां कॉलम कहीं और होता है, फुटिंग कहीं होते हैं। ये बहुत मोस्टली हर जगह मैंने देखी जाती है ये चीज कि चलो फुटिंग तो हो रही है, और फुटिंग होती है एक कोने पे आगे, ठीक है, और कॉलम होगा एक कोने पे, तो कोई दिक्कत उसमें बाद में मतलब जो लोड आएगा वो नीचे बैठेगी आपकी फुटिंग। तो आपको लेआउट या सर्वेइंग प्रॉपर तरीके से करवाना है, भले छोटा घर है भले बड़ा घर है। फिर आती है बात एक्सकवेशन की, खुदाई की। जब भी एक्सकवेशन खुदाई करवानी है, पेड़ वगैरह जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, मतलब पत्थर हो गए, ये हटा तो देने ही है आपको, लेकिन नीचे आपको चेक कर लेना है कि कहीं पाइपलाइन तो नहीं है, इलेक्ट्रिक की वायर तो नहीं है, तो बाद में दिक्कत आपको आ सकती है। दूसरी चीज, आपको जब भी एक्सकवेशन करवानी है आपको चूज करना है कि जेसीबी से करवाऊं या लेबर से। देखो जेसीबी से करवाओगे काफी ज्यादा जल्दी हो जाती है, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करनी पड़ती है और खर्चा भी कम आता है। लेबर से क्या होगा, परफेक्ट तरीके से, मतलब आपने जैसी मार्किंग की होगी वैसा ही वो खोद के दे देंगे, तो लगभग टाइम ज्यादा लगता है। अगर टाइम आपके पास कम है तो जेसीबी से करवा के ड्रेसिंग करवा लीजिए, बाकी आप लेबर से भी करवा सकते हो। देखो जैसे ड्राइंग में मेंशन होता है कि आपको डेप्थ इतनी रखनी है, आपकी मतलब डेप्थ 5 फुट है या 4 फुट है, तो आप जब एक्सकवेट करवा रहे हो आपको देखना है कि 4-5 फुट पे अगर हार्ड स्टार्टा मतलब पत्थर वगैरह हार्ड स्टार्टा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डेप्थ थोड़ी ज्यादा कर देना, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा लेकिन आपके घर की स्ट्रेंथ बन जाती है। और अगर बाई चांस जैसे खुदाई कर रहे हो, नीचे पानी आ जाता है फुटिंग में, तो उस पानी को बाहर निकाल के मोटर से फिर ही पीसीसी करना, कहीं मतलब पानी में ही कंक्रीट मत डाल देना, ये भी बहुत जगह गलती की जाती है। और जो भी एक्सकवेशन के बाद मिट्टी निकलती है, उसमें पत्थर होते हैं, डेब्रिस होती है, वो कभी भी फिलिंग में मत यूज करो। लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा फुटिंग निकाली, मिट्टी साइड पर रख देते हैं, नीचे कॉलम किया, फुटिंग की को कॉलम खड़ा कर दिया, उसमें वही मिट्टी डाल देते हैं, वो प्रॉपर से कंपैक्ट नहीं होती है, वो बीच में वॉइड्स रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, और बाद में फ्यूचर में जब हमारा घर बन जाता है सिंगल स्टोरी या डिप्लेक्स, वो नीचे सेटलमेंट होती है। और आप तभी देखते हो जैसे नया घर बना होता है, थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स आ गए होते हैं। ये मोस्टली रीजन यही होता है कि आपने फिलिंग अच्छे से नहीं की है। आपको क्या करना है, जो मिट्टी निकली है उसको निकाल के फेंक दो, कहीं दूर जाके डिस्पोज कर दो, और वहां पे अच्छी सी मिट्टी लाओ, मूरम लाओ जो प्रॉपर से पैक हो, और एकदम से मूरम का ट्रैक्टर या ट्रक लाके सीधा फुटिंग में मत डाल दो, उसको लेयर वाइज डालो। मतलब एक लेयर डाली, उसकी कंपैक्शन कर लो या फ्लडिंग कर लो। अगर वहां कंपैक्टर या रोलर नहीं है प्रेजेंट तो पानी, खुला पानी छोड़ दो उस पर। पानी अगर महंगा है तो कंपैक्टर ले आओ किराए पे, 500 रुपए किराया, तो प्रॉपर लेयर में डालो, भले 1 फुट की लेयर दिन में डालो, उसको कंपैक्ट कर लो, फिर दूसरी लेयर डालो। ऐसे कंपैक्ट करोगे तो आपके घर में जो सेटलमेंट क्रैक्स होते हैं वो कभी नहीं आएंगे, ये गारंटी हो जाती है। मोस्टली क्रैक्स इसी वजह से आते हैं, फिलिंग करते हैं, उसको कंपैक्ट नहीं करते हैं या फ्लडिंग नहीं करते हैं, ये चीज हो गई। जब आपका ये हो जाता है उसके बाद एंटी टर्माइट एटीटी, आपको एटीटी करवानी है। आपके घर में जो बाद में 10-15 साल बाद क्रैक्स आते हैं, उनका एक रीजन ये भी होता है कि आपकी फुटिंग के नीचे वाली मिट्टी, जो टर्माइट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खा गए हैं और आपकी फुटिंग नीचे बैठ रही है, उस कारण भी आपके घर में क्रैक्स आ सकते हैं। तो एटीटी करवाओगे जब, पहले तो केमिकल चेक कर लेना है कि कौन सा केमिकल है,
उसका रेशियो चेक कर लेना है। और जो भी चीज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, हमारे चैनल पे 2000 प्लस वीडियो है, हर एक टॉपिक पे 3-3 वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके देख सकते हो। अभी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि क्या क्या क्वालिटी में करना होता है। आपको केमिकल पता चल गया, एटीटी जब करनी है उसकी स्प्रे भी करवानी है, और अंदर लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्प्रे करवा देते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं डलवाते, तो मिट्टी के अंदर भी डलवानी है, रेशो क्या डालनी है, और सब चीजों के लिए वीडियो एटीटी पे है, वो जाके देख लो। जब एटीटी हो जाती है फिर हमारा काम आता है पीसीसी करने का। पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आपको एक लेयर बनानी होती है नीचे मिट्टी पे, जिसके ऊपर आपको सरिया रखना है। अगर डायरेक्ट सरिया रख दोगे मिट्टी पे तो वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाएगा और फिर वही क्रैक्स गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीसीसी करवानी है। पीसीसी जब भी करवानी है M15 ग्रेड बनाना है। M15 ग्रेड क्या है, गूगल पे सर्च मारोगे मिल जाएगा, चैनल पे सर्च मारोगे मिल जाएगा। M15 ग्रेड करना है, उससे कम ग्रेड नहीं यूज करना, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर को बता देना है कि M15 ग्रेड इसकी रेशियो ये होती है। प्रॉपर आपको उसको एक बर्तन देना है जिसकी हेल्प से वो सैंड नापेगा, सीमेंट नापेगा, एग्रीगेट नापेगा। अगर आप उसको प्रॉपर बर्तन नहीं दोगे, वो कैसे भी करता रहेगा, कहीं कुछ रेशियो डल रही है, कहीं ज्यादा डल रही है, कहीं कम डल रही है, तो वो सही चीज नहीं है। आपको लगेगा 50 सीमेंट दिए थे, बैग दिए थे तो 50 ही यूज किए तो सही से काम किया, ऐसा नहीं। जहां 10 की जरूरत थी वहां 20 डाल देगा, जहां 20 की जरूरत है वहां 10 डाल देगा, ये दिक्कत भी होती है। तो पीसीसी की आपको थिकनेस भी देखनी है, और प्रॉपर जो सरफेस होता है उसको स्मूथ होना चाहिए। मतलब ये नहीं है रफ रफ, थोड़ा बहुत रफ चलेगा। कभी कभार क्या करते हैं, एग्रीगेट ऊपर बिखरा होता है और बोलते हैं कि नहीं ये हमने खुद से रखा है कि बॉन्ड अच्छे से बन जाएगी, और ये चीज है। बाकी क्यूरिंग उसकी करो, 5 से 6 दिन तो क्यूरिंग करनी ही करनी है, उसके बाद उस पर सरिया बांधो फिर करो। और जब कंक्रीट करना है किसी भी चीज का, देखो कंक्रीटिंग के पहले, कंक्रीटिंग के दौरान और कंक्रीटिंग के बाद ये चीज ध्यान रखनी है। कंक्रीटिंग क्या हो गया, आप कंक्रीट डाल रहे हो उस पे, तो कंक्रीटिंग से पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी एरिया वो साफ सुथरा होना चाहिए, ना उसमें कील होनी चाहिए, ना लकड़ी होनी चाहिए, ना पत्थर होने चाहिए, साफ सुथरा हो गया। फिर उस पे जो शटरिंग की होगी, भले वो फुटिंग है, भले वो कॉलम है, भले वो स्लैब है, वो शटरिंग में थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गैप हुआ, जो आपने सीमेंट कंक्रीट बनाया उसमें से जो सीमेंट होता है वो स्लरी निकल जाती है, तो कंक्रीट सूखा बचता है। वो बाद में क्या निकलता है, हनीकॉम्ब निकलता है। मतलब देखना होगा आपने, गैप 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 होता है, तो हनीकॉम्ब निकल गया तो वो स्ट्रेंथ वहीं खत्म होगी। तो गैप तो जीरो होना चाहिए। भले उसमें क्या करो, बाजार से ले आओ, फिलर ले आओ, वो फिल कर दो, फोम आती है, कुछ भी करो। और जो सपोर्ट्स आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट्स होनी चाहिए। स्लैब है तो प्रॉपर खड़ी सपोर्ट्स होनी चाहिए। मतलब 600 mm पे अगर सपोर्ट नहीं हुई, जब आप स्लैब डाल रहे होते हो, थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई तो स्लैब में क्रैक्स आ जाएंगे। बाकी में अगर सपोर्ट्स नहीं हुई, प्रॉपर से इंक्लाइन सपोर्ट नहीं हुई, तो क्या होगा, आपका कॉलम टेढ़ा हो सकता है, फुटिंग खुल सकती है। तो अगर खुल गई तो फिर डबल खर्चा होने वाला है। स्टील को पूरा चेक कर लो, भले वो स्लैब का है, मैं पूरा कंक्रीटिंग का बता रहा हूं, भले वो कंक्रीट कहीं भी हो रहा है, बीम में हो रहा है, स्लैब में हो रहा है, सीढ़ी में हो रहा है, तो स्टील चेक कर लो कि क्या प्रॉपर से स्टील बांधा है कि नहीं बांधा है जो चाहिए। कवर ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कवर ब्लॉक मस्ट प्रोवाइड करो। और फिर क्या होता है, कई जगह पे कटआउट्स आते हैं, कई जगह पे इंसर्ट प्लेट होती हैं, आपकी कंड्यूट पाइप्स होती हैं, बिजली वाली तारें, वो प्रॉपर से डाली गई हैं, प्रॉपर उनका गैप है, प्रॉपर बांधी हुई है। जहाँ कहीं कंक्रीट होगा तो भाग तो नहीं जाएंगी, ये चीजें भी आपको देख लेनी है। तो कंक्रीट के लिए प्रॉपर सेफ्टी करनी है। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, भले छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको सेफ्टी का ध्यान देना ही देना है। अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं दोगे, अगर कोई इंजरी होती है, डेथ होती है साइट पे, तो सबसे पहला नंबर ओनर का या इंजीनियर का लगता है। तो आपको सेफ्टी, उनको प्लेटफॉर्म बना के देना है, कोई भी काम के लिए पूरी सेफ्टी देखनी है। कंक्रीट का फिनिश लेवल देखना है कि कहां तक उसको फिनिश चाहिए। कॉलम है तो देख लेना है, इसके ऊपर बीम भी आने वाला है तो उसका देख लेना है। स्लैब का फिनिश लेवल देखना है, 5 इंच की स्लैब है तो 5 इंच की स्लैब है। फुटिंग का देख लेना है, तो फिनिश लेवल देख लेना है, तो प्रॉपर से कंक्रीट होगा। वाइब्रेटर देख लेना है, वाइब्रेटर आपने लाया है कि नहीं लाया है। जो भी रेशियो डालने वाले हो, M25 या M30, तो वो ग्रेड प्रॉपर है कि नहीं है। कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी आने वाली है, और जो स्टील खड़ा किया उसको सपोर्ट मिली है नहीं मिली है। ये हो गया कंक्रीट से पहले के काम। जब कंक्रीट आपका हो रहा होता है, उस दौरान क्या देखना है आपको, स्लम चेक करना है। स्लम कंक्रीट अगर नहीं है, छोटे पैमाने पे काम कर रहे हो, तो देखने से आइडिया लग जाता है कि कहीं ज्यादा पानी तो नहीं डाला जा रहा कंक्रीट में। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ज्यादा पानी डालते हैं जिससे उनका काम जल्दी हो जाए, तो आपकी उससे स्ट्रेंथ कम होगी। जितना ज्यादा पानी होगा कंक्रीट में, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और पानी कितना डालना है, इस पे वीडियोस हैं, वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, जो भी कंक्रीटिंग कर रहे हो कंटिन्यू कंक्रीट करना। बीच में ये नहीं है कि 1 घंटे का गैप लिए, 2-2 घंटे का गैप ले लिए, तो कोल्ड जॉइंट उसमें
हो जाता है। कोल्ड जॉइंट से क्या होगा, जब उसमें दोबारा कंक्रीट किया जाएगा वो प्रॉपर से एक दूसरे से मिलेगा नहीं, वहां क्रैक रहता है, वहां गैप रहता है, वहां लीकेज के चांसेस और स्ट्रेंथ डिक्रीज के चांसेस हो जाते हैं। जब भी कंक्रीट आपको करना है, भले फुटिंग में कर रहे हो, कॉलम में कर रहे हो, स्लैब में कर रहे हो, 1.5 मीटर दूर से ज्यादा कंक्रीट नहीं फेंकना है। मतलब आपको आराम से कंक्रीट फेंकने, दूर से फेंकोगे एग्रीगेट कहीं, सीमेंट कहीं, सेग्रीगेशन हो जाती है और वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं आती है। जब भी कंक्रीट करो वाइब्रेटर जरूर मारो। वाइब्रेटर कैसे मारना है, ये नहीं है कि वाइब्रेटर डाल के रख गए भूल गए, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाती है। कंक्रीट का पानी ऊपर आता है, नीचे सिर्फ कपची कपची बचती है। तो ज्यादा भी नहीं मारना है, कम नहीं मारना है, मतलब 2-3 सेकंड एक जगह घुसाओ, निकालो, फिर दूसरी जगह घुसाओ, इस तरीके से मारा जाता है। तो कंक्रीट को लेयर में डालना, अगर आपका लगा लो कोई कहीं कॉलम डाल रहे हो तो 3 मीटर हाइट है, तो एकदम से 3 मीटर हाइट का कंक्रीट भर दोगे, उसकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं आएगी। तो लेयर में डालो, पहले 400 mm भर लो, फिर थोड़ा 5 मिनट का गैप लो, उसको वाइब्रेट कर लो, फिर दूसरा भरो, ऐसे इस तरीके से आपको भरना है। जब भी इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कंक्रीट का, वो पता कर लो कितने, 30 मिनट है, 35, 40, इतना ही रहता है, 30 मिनट से 40 मिनट रहता है। सीमेंट का रहता है, कंक्रीट का नहीं, तो सीमेंट उसमें यूज हो रहा था, कंक्रीट का ही हुआ। तो जब उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम आपको पता है, जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी मारना स्टार्ट कर दो कंक्रीट पे। उससे क्या होगा, जो आपके श्रिंकेज क्रैक्स रहते हैं वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्यूरिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। जैसे कंक्रीट हो रहा है आपका, जहां कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, लगा लो कॉलम है, यहां बंद करना है, तो वहां कुछ स्टॉपर लगा के रखो कि कंक्रीट आपका वहां रुक जाए। जब ज्यादा भर जाएगा या कम भरेगा तो तोड़ना पड़ेगा, दोबारा भरना पड़ेगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है लेवल की। जो भी लेवल रहता है, फिनिशिंग रहता है, ये ध्यान देनी होती है कंक्रीटिंग के दौरान। जैसे आपका कंक्रीट खत्म हो जाता है, सबसे पहला काम, जैसे मैंने कहा इनिशियल सेटिंग में बाद क्यूरिंग, तराई करना उसकी शुरू कर दो। तराई कैसे कर सकते हो, अगर कोई वर्टिकल जगह है, ठीक है, तो वहां पे वेट हेसिंग जो बोरी आती है उसको गीला करके डाल दो और हर 1 घंटे के बाद पानी मारते रहो। और फ्लैट सरफेस है, जैसे स्लैब है, तो वहां पे आप पॉन्ड्स बना दो, जैसे पाली बनाई जाती है सीमेंट से, रेत से, उसमें पानी रहना ही रहना चाहिए। 8 से 10 दिन पानी उसमें रहेगा तो प्रॉपर से आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ेगा। और जो भी करेक्टिव एक्शन होता है, जैसे हमारा कंक्रीट हो जाता है पहले दिन, हम उसको 17 घंटे के बाद जो भी वर्टिकल सरफेस रहती है मोस्टली खोल देते हैं। जैसे उसको खोला, उसमें पानी मारना है और जहां जहां हनीकॉम्ब आया उसको प्रॉपर से 1:1 का माल बना के सही कर देना है। और ये तरीका होता है सही से कंक्रीट करने का। ठीक है, ये हो गया सब चीजें। अब आती है जब ब्रिक वर्क हम करते हैं, तो ब्रिक में क्या है, पहले तो क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी ब्रिक चाहिए। ये हो पता हो कि 10,000 ब्रिक पड़ी है और लगनी 20,000 है। जब काम चल रहा है तो फिर देखते हैं दूसरे दिन तो काम ब्रिक ही नहीं है। ब्रिक की क्वालिटी चेक कर लो, पहले सैंपल लेके उसके टेस्ट कर लो। टेस्ट कैसे करने हैं घर पे ही कर सकते हो, उस पर वीडियो है वो देख सकते हो। मोटार जो यूज करने वाले हो उस पर, ठीक है, आप 1:5 का माल बना रहे हो या 1:4 का, तो 1:4 का ही होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कॉन्ट्रैक्टर को फर्मा बना के दे दो, उसको कोई बर्तन दे दो जिससे 1 सीमेंट डालेगा, 5 वो सैंड डालेगा, तो उससे उसको प्रॉपर रहेगा। नहीं तो अपने से करता रहेगा कुछ भी। तो मोटार की रेशियो देखनी है और प्रॉपर देख लेना है कि ब्रिक की लोकेशन कौन सी है। यहां पार्टीशन 4 इंच की है तो 4 इंच की दो, जहां पार्टीशन 5 इंच की और 9 इंच की है 9 इंच की दो। तो ये पहले देख लेना। नहीं तो मोस्टली देखते हैं यहां नहीं आनी थी, फिर तोड़ते हैं यहां आनी थी, फिर ऐसे किया जाता है, उससे खर्चा बढ़ता है, टाइम जाता है। और ब्रिक की वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पहले ही ब्रिक को गीला करके रखना पड़ेगा। अगर उसको मतलब पहले दिन पानी पिलाया, फिर पानी, मतलब जितना पानी उसको पिलाओगे ना उतना अच्छा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये नहीं है कि जैसे ब्रिक लगाने वाले हैं थोड़ा पानी डालो और लगा दी, तो वो खराब चीज है। जब प्लास्टर करोगे ना तो ब्रिक आपका पूरा प्लास्टर का पानी सोख लेगी और प्लास्टर आपका पाउडर बन जाएगा। जो भी जॉइंट की थिकनेस होती है, जैसे बीच में थिकनेस आती है ना 10 mm की, वो 10 mm रखनी ही रखनी है, उससे कम नहीं रखनी है, ना ज्यादा रख के भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो भी ब्रिक का फ्रॉग होता है वो सीधा रखना कि कंक्रीट उसमें प्लास्टर उसमें भरे, दूसरी ब्रिक उसके ऊपर आए, ये चीज भी देखना। प्लम बॉब चेक करते रहो हर, मतलब एक दिन में तो मेरे ख्याल में 1500 mm या 3 फीट से ज्यादा दीवार मत करो। ज्यादा करोगे तो वो गिरने के चांसेस भी हैं और प्रॉपर से नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं पकड़ती है। तो प्लम बॉब की हेल्प से देखते रहो कि लेवल सही जा रहा है नहीं। अगर लेवल अभी सही नहीं होगा, बाद में जब प्लास्टर चढ़ाया जाएगा एक जगह 30 mm प्लास्टर होगा, एक जगह 10 mm प्लास्टर होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको देखना है। और फिर जो भी साइज है डोर का, डोर कहां आना है, कहां क्या साइज है वो रख लो। विंडो का साइज, लोकेशन, ये सब चीजें आपको करनी है। और जब आपकी ब्रिक वर्क हो जाती है उसकी 10 दिन तराई करो। 10 दिन तराई की होगी तो स्ट्रेंथ पकड़ेगा, नहीं तो प्लास्टर आपका पाउडर बन जाएगा। पहले देख लेना, जैसे आपने 3 फीट किया, सिल लेवल पहुंच गए, वहां पे आपको कंक्रीट बैंड जो देना होता है वो कंक्रीट बैंड देना ही देना है। लिंटर लेवल कहां है, लिंटर लेवल तक ब्रिक वर्क करो। मतलब ब्रिक वर्क के दौरान ये चीजें ध्यान रखनी है।
जब हम स्टील बांधते हैं, ठीक है, स्टील कोई ये देखो आगे पीछे चल रही है लेकिन समझते रहना किस चीज के लिए बोल रहा हूं। जब स्टील बांधा जाता है उसका बीबीएस पता है, बार बेंडिंग स्केड्यूल, जिनको नहीं पता है तो उस कॉलम की शेप क्या होगी, उस बीम का शेप क्या होगा, ये आपको ड्राइंग में मेंशन होता है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना कि बीबीएस बना लो, अच्छे से पूरा रखो, वेस्टेज ना हो। बीबीएस के हिसाब से काम करना सही रहता है। कहां कौन सा डाया आएगा, क्या ब्रांड यूज होने वाला है, ये चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। और जब भी सरिये को बांधना है आपको देखना है कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ सिंगल वायर यूज करता है, डबल वायर यूज करो, अच्छे से पोजीशन में बंधा रहेगा तो कंक्रीट के टाइम भी वो रुका रहेगा। कौन सी लोकेशन में बाहर आना है ये चीज भी देखना है। जब आपका सरिया आता है कभी भी मिट्टी पे सरिये को मत रखो, मतलब अप्रॉक्स 2-3 फीट बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ, 300 mm तो दूर मिट्टी से होना चाहिए। क्रोजन पीला सरिया नहीं होना चाहिए। ये चीजें भी आपको देख लेनी है जब भी सरिया यूज करना है। जब भी शटरिंग होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको गैप शटरिंग में नहीं आने देना, स्लरी नहीं निकलने देनी है। तो गैप बिल्कुल जीरो कर दो, फिल कर दो और प्रॉपर सपोर्ट्स दो। ये मैंने पहले ही कहा। लाइन चेक कर लो कि आपकी स्लैब की लाइन पूरी प्रॉपर है, नहीं तो प्लास्टर के टाइम देखो अभी हो जाता है, प्लास्टर के टाइम डबल प्लास्टर चढ़ता है वो गिर जाता है। प्लम्ब बॉब देख लो, कॉलम का जो भी जिसकी भी शटरिंग है, एक प्रॉपर चीज के नहीं बोल रहा, डायमेंशन चेक कर लो, शेप चेक कर लो कि यही है कि नहीं है। ग्रिड लाइन के हिसाब से शटरिंग, मतलब आपकी जो फुटिंग है अगर वो सही से होगी, कॉलम सही से होगा, कॉलम सही से होगा, बीम सही से होगा, फिर स्लैब होगी। तो फुटिंग में आपको ग्रिड चेक कर लेना है कि प्रॉपर कॉलम बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीजें चेक कर लेनी है। नहीं तो कॉलम आगे पीछे होगा, बीम जब डाला जाएगा तो बीम टेढ़ा दिखेगा आपको। ग्रिड चेक कर लो। और ये जो भी वायर यूज की जाती है फुटिंग में या कॉलम में, देखो कंक्रीट के अंदर से, मतलब शटरिंग के अंदर से बाहर वायर लाई जाती है और जो वो रास्ता बनता है जब शटरिंग खुल जाती है तो उसी से पानी अंदर घुसता है और आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, सरिया डिट्रॉइड होता है। ये काम हो गया, ठीक है। ब्रिक हमने कर ली थी, उसके बाद प्लास्टर का काम आता है। जब आपको प्लास्टर करवाना है सबसे पहले तो क्यूरिंग 10 दिन उसकी होनी चाहिए। दूसरी जो कंडक्ट पाइप डाली जाती है बिजली के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, उन कंडक्ट को प्रॉपर से कट करो, डाल दिया। एक लेवल होता है, ब्रिक पे मारा होता है, बुल मार्क भी जो बोला जाता है, बटन मार्क भी बोला जाता है, उस पर वो क्या मारा जाता है, छोटे छोटे मारे जाते हैं जिससे प्लास्टर का लेवल पता चलता है। तो उस लेवल के हिसाब से आपको कंडक्ट पाइप्स डालनी है। जो हमारा सरफेस होता है कंक्रीट का, वहां पे आपको क्या करना है, आपको वहां हाकिंग कर देनी है, रफ कर देना है उस जगह को। तो ये कर देना है, दीवार पे बुल मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज जब हो जाती है फिर जो आपने कंडक्ट पाइप डाली होंगी, ठीक है, कंडक्ट पाइप्स को आपको प्रॉपर रेशो बनानी है, 1:3 का माल बना के कंडक्ट पाइप को छुपा देने अंदर, ठीक है। जब छुपा दिया उसके ऊपर आपको चिकन मैश यूज करनी है और क्यूरिंग करो। जो आपने वो किया होगा ना कंडक्ट पाइप को प्लास्टर छोटा सा, तो उसकी तराई करो 5-6 दिन, ठीक है। जब मोटार जो यूज करनी है प्लास्टर में वो आपको 30 से 45 मिनट के अंदर कंज्यूम करनी ही करनी है, नहीं तो वो खराब हो जाती है। और जो प्लास्टर करते टाइम नीचे प्लास्टर गिरता है उसको मत यूज करो, उसमें एक्स्ट्रा सीमेंट डाल के यूज करो। नहीं तो कुछ को लोग क्या करते हैं, नीचे से उठाते हैं, वो तो 1 घंटा पुराना भी होगा, पानी डाला लगा दिया, ये खराब चीज है, ठीक है। सीलिंग में सबसे पहले प्लास्टर करो और धीरे धीरे नीचे आते जाओ। नंबर ऑफ कोट्स कितने आएंगे ये मेंशन होना चाहिए, अंदर 1 कोट आना चाहिए, सीलिंग पे 6 mm का होना चाहिए, दीवार पे 12 mm का। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। एजेस वगैरह पूरे प्रॉपर से बना लो, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्यूरिंग 10 दिन तराई उसकी करनी ही करनी है। फंटी और प्लम्ब बॉब से प्लास्टर चेक करो, नहीं तो जब पेंट वगैरह होगा, पुट्टी होगी, तो वो टेढ़ा सा दिखेगा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जो भी मतलब जैसे चिकन मैश हमने लगाई, उस पे जब प्लास्टर किया जाएगा वो प्रॉपर से चिकन मैश बाहर नहीं दिखनी चाहिए। विंडो और डोर का साइज हमेशा देख लेना। फिर जब इलेक्ट्रिक का काम आता है, आपको जब स्लैब में इलेक्ट्रिक की पाइप डालनी है, प्रॉपर वो पाइप जॉइंट एक दूसरे से होना चाहिए। बाद में जब कंक्रीट करने वाला कर देता है, जॉइंट प्रॉपर से आपने किया होगा, निकल जाएगा, और बाद में इलेक्ट्रिक वाला बोलेगा कि आपने तो कंक्रीट वाले ने निकाल दिया, अब क्या करें, बाहर से वायर करिए। मोस्टली हुआ है तो आपको स्लैब की पूरी ड्राइंग के हिसाब से पंखा कहाँ आना चाहिए, ये वो कर लेना है। नीचे जब आपको फैन की मतलब जो बॉक्सेस रहते हैं, जब हमने जो प्लास्टर से पहले काम किया जाता है इलेक्ट्रिक का अंदर वाला, तो वहां पे बटन मार्क मारे जाएंगे कि इतने लेवल पे हमारा प्लास्टर होगा। तो उस लेवल से अंदर बॉक्स आपके फिक्स होने चाहिए, प्रॉपर से फिक्स करके उनकी क्यूरिंग करो। फिर जो लेवल है, कितने लेवल पे ये स्विच आना चाहिए, ये स्विच आना चाहिए, वो प्रॉपर से पूरा फिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद प्लास्टर करने दो। प्लम्बिंग के टाइम भी आपको क्या करना है, जो पाइप्स अंदर दौड़ाई जाती हैं, ठीक है, उनका चेक कर लो। पानी प्रेशर से जो हाइड्रो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट नहीं होता है, तो फिर भी पानी खोल के प्रॉपर पानी डाल के देखो कहां से लीकेज हो रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करने देना। जॉइंट टेस्ट कर लिया, फिर कहां प्लम्बिंग की हाइट आएगी, जो भी फिक्सचर्स रहते हैं, सीट कहां आएगी, वॉश बेसिन कहां आएगा, इनका प्रॉपर से पूरा पॉइंट लगा के फिर करो, ठीक है। वाटर प्रूफिंग करवा लो, अगर आपके टॉयलेट बाथरूम की करवानी है वो पहले करवा लेनी है। जब हमारी फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग का काम आता है,
फ्लोरिंग के टाइम लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्लोप कहाँ देनी है। तो जो बेड बनाया जाता है पहले, मतलब टाइल के लिए नीचे सैंड और उसका, तो वो आपको प्रॉपर से देना है। कच्चा प्लास्टर जो फर्श पे किया जाता है, ठीक है, वो देके पूरा देखे, फिर आपको लेवल देख लेने डोर का कि डोर कहाँ आने वाला है, कितनी स्लोप चाहिए, प्रॉपर से क्लीन एरिया होना चाहिए। टाइल चेक कर लेनी है कौन सी लगानी है, रेशियो मोटार की जो आप बेड बनाने वाले हो, एडिजिव से लगाने वाले हो, सीमेंट से लगाने वाले हो, ग्रुप टाइलिंग में कितना रखना है, स्लोप वगैरह, ये सब चीजें चेक करके आपको करना है। और जब पेंटिंग का काम आता है, आपको प्लास्टर किए हुए 10 दिन होने चाहिए, प्रॉपर से सूख गया होना चाहिए, दीवार पे कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप पुट्टी मरवाइए, 2 कोट जो भी है आपके, पुट्टी मराने के बाद जो फ्लोरिंग आपने पहले की है नीचे मैटिंग वगैरह कर लेना, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। पेंट आप प्रॉपर जो भी प्रोपोर्शन से डालना है, कौन सा पेंट करना है, ये चीजें आपको चूज करनी होती है, शेड कौन सा है, कोड कितनी करनी है, तो ये आप पे छोड़ता हूं। बाकी जब डोर और विंडो आपको लगाने हैं तो आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, जो भी ओपनिंग छोड़ी थी प्लास्टर के टाइम उनको प्लम्ब बॉब करना है कि प्रॉपर है, नहीं तो लकड़ी जब काट के लगाओगे तो वो टेढ़ी सी दिखेगी, फिर गैप फिल करना पड़ता है, वो खराब दिखता है। तो इस तरीके से बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, अभी मैंने ऊपर से बताया ये आपको चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा तो आपको 10 से 20% आपकी क्वालिटी घर की सही होगी अगर ये चीजें फॉलो करोगे। तो इस पे बहुत वीडियो बन जाती है यार, अगर आप प्यार दोगे, आप कहोगे कि वीडियो ले आओ, हम ले आते, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं ना, वो वीडियो आ जाती है दूसरे तीसरे दिन। तो इस पे और वीडियो चाहिए, हर चीज पे, हर टॉपिक पे अलग अलग चाहिए, वो भी ले आऊंगा। और 2000+ वीडियोस है ना इन्हीं टॉपिक पे, हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक सर्च करोगे, आपको जो भी चाहिए अपने घर के लिए, उस चीज को लिखो, आगे सिविल साइट विजिट लिख दो, आपको यूट्यूब पे सबसे पहले 3-4 वीडियो हमारी ही दिखेंगी। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।